अमेरिकी सेना की छावनियां दुनिया भर में हैं, लेकिन एक छोटा इलाका है जिसे ज्यादातर अमेरिकी नजरअंदाज करते हैं। अगर ये इलाका कल गायब हो जाए तो अमेरिका अपनी प्रशांत महासागर की अग्रिम पंक्ति की स्थिति खो देगा। ये ना तो हवाई है और ना कोई गुप्त ठिकाना। यही तय करता है कि अमेरिका कितनी जल्दी युद्ध का जवाब दे सकता है, क्योंकि वह हजारों मील समुद्र से घिरा अकेला बैठा है। ये जगह इतनी दूर है कि रक्षा मुश्किल है, पर इतनी जरूरी है कि छोड़ी नहीं जा सकती। मिसाइलें यहां तक पहुंच सकती हैं, बमवर्षक यहां से उड़ान भर सकते हैं। इसकी हर बात असुरक्षा और जरूरत दिखाती है। अगर एशिया में संकट शुरू होता है तो असली कार्रवाई वॉशिंगटन से नहीं, यहीं से शुरू होती है, और लोग इस पर तभी ध्यान देते हैं जब जरूरत पड़ती है। अधिकांश लोग जब गुआम का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में उष्णकटिबंधीय द्वीप या शायद कोई पुरानी युद्ध की कहानी आती है, लेकिन असली बात इससे कहीं अलग है। ये एशिया से पहले अमेरिकी जमीन का आखिरी टुकड़ा है और इसकी स्थिति सब कुछ बदल देती है। यही वो सटीक जगह है जहां अमेरिकी ताकत सैद्धांतिक नहीं बल्कि तुरंत प्रभावी हो जाती है। अब सवाल ये नहीं कि गुआम कहां है, बल्कि ये कि ये इतना अहम क्यों है। प्रशांत महासागर में सबसे बड़ी समस्या दूरी है। पश्चिमी तट से एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को लाने में हफ्तों लग जाते हैं, यहां तक कि हवाई से भी पूरी रफ्तार से चलने पर इसमें कई दिन लगते हैं। इससे ईंधन खर्च होता है, मूवमेंट्स पता चल जाते हैं और दुश्मन को तैयारी मिलती है, जबकि गुआम ये देरी खत्म करता है। यही वो चीज है जो भूगोल को ताकत में बदल देती है और उस ताकत को ऐसी चीज बना देती है जिससे वॉशिंगटन पीछे नहीं हट सकता। ये द्वीप स्थायी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है, जो न हिलता है, न उसे ईंधन की जरूरत पड़ती है, न डूब सकता है। और दूरी से भी बड़ी एक और अहम बढ़त है, नियंत्रण। अमेरिका जापान में ठिकाने चलाता है और फिलीपींस में अपनी मौजूदगी बनाए रखता है, जो विदेशी सरकारों के नियमों के तहत चलते हैं। सरकारें सीमाएं तय कर, देरी कर या अमेरिका को हमला शुरू करने से भी रोक सकती हैं। गुआम में ये दिक्कतें नहीं हैं। यह 100% अमेरिकी क्षेत्र है और यहीं पर भूगोल सिर्फ दिलचस्प नहीं रहता बल्कि खतरनाक भी हो जाता है। यह हमला शुरू करने का निर्विवाद अधिकार है। सैन्य योजनाकार प्रशासक महासागर को द्वीप श्रृंखलाओं में बांटते हैं। पहली श्रृंखला जापान ताइवान से गुजरती है और दुश्मन मिसाइलों के खतरे में है। गुआम दूसरी श्रृंखला का मुख्य केंद्र है। ये इतनी दूर है कि जल्दी चेतावनी मिले, लेकिन इतनी पास कि तुरंत जवाबी हमला हो सके। यही संतुलन इसे अप्रतिस्थापनीय बनाता है। ये भूगोल अब नई युद्ध रणनीति बना रहा है। अमेरिका सेना को एक जगह केंद्रित करने की बजाय अलग अलग स्थानों पर फैला रहा है। टिनियन और सैपान में द्वीपों का निर्माण या पुनर्स्थापन हो रहा है। गुआम केंद्र है, बाकी उसकी शाखाएं हैं। विमानों और हथियारों को नई जगह तैनात किया गया है। अब एक लक्ष्य कई हो गए हैं। अब एक मिसाइल हमला पूरे सिस्टम को पंगु नहीं कर सकता, लेकिन यह शक्ति, यह रणनीति भारी निवेश और परिणामों के साथ आती है। सरकार ने गुआम को अग्रिम मोर्चा बनाने और एंडरसन एयरफोर्स बेस को सीधे हमले को झेलने लायक फिर से बनाने में अरबों डॉलर लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, विस्फोट रोधी बुनियादी ढांचा, ऐसे सिस्टम जो मिसाइल हमले के बाद भी चलते रहें। इस सुविधा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग से ढका गया है ताकि यह मिसाइल या ईएमपी हमले के बाद भी काम करे। इसी समय सेना मरीन कॉर्प्स बेस कैंप ब्लास्ट खोल रही है। ये दशकों में पहला नया मरीन बेस है। यहाँ हजारों मरीन अग्रिम पंक्ति की ताकत के रूप में तैनात हैं। लेकिन निर्माण मुश्किल और महंगा है, क्योंकि जमीन छिद्रयुक्त चूना पत्थर की है। रनवे, बंदरगाह और बंकर मुख्य भूमि से यहाँ ज्यादा महंगे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए यह कीमत चुकाना सही है। ये जगह इसके लायक है। इस बिंदु पर यह बेस नेटवर्क की बजाय प्रशांत क्षेत्र का स्थायी अग्रिम कमांड लगता है। ओपरा हार्बर में नौसेना परमाणु पनडुब्बियों और बड़े पैमाने की रसद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है। क्रू सदस्य वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियों के लिए मजबूत कंक्रीट के पियर्स और विशेष रखरखाव डॉक बना रहे हैं। अब जहाजों की मरम्मत और पुनः तैनाती हवाई या कैलिफोर्निया लौटे बिना हो सकती है, जिससे प्रतिक्रिया समय घटता है। पनडुब्बियां विवादित जल क्षेत्रों में अधिक समय तक रह सकती हैं, जिससे बेड़ा ज्यादा सक्रिय रहता है। लेकिन ये द्वीप अपरिहार्य क्यों हो गया है? इसका एकमात्र कारण सेना नहीं है। इसके चारों ओर का समुद्र तल ऐसी चीज लिए हुए है जो किसी भी मिसाइल जितनी ही रणनीतिक है।
गुआम का समुद्र तल संभवतः वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। यह द्वीप प्रशांत महासागर में डिजिटल ट्रैफिक के लिए एक प्रमुख जंक्शन है, जो समुद्र की तह में बिछी विशेष फाइबर ऑप्टिक केबल्स के माध्यम से यात्रा करता है। ये उत्तरी अमेरिकी डेटा सेंटर्स को सिंगापुर, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के वित्तीय केंद्रों से जोड़ता है। इस द्वीप को छोड़ने से हाई स्पीड स्टॉक ट्रेडिंग और सैन्य संचार बहुत धीमा हो जाएगा। इन केबल्स के कटने से दक्षिण पूर्व एशिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। ट्रिलियन डॉलर की ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेड्स, शिपिंग ट्रैकर्स और सुरक्षित संदेश तुरंत गायब हो जाएंगे। इसी कारण अमेरिकी सेना इस सिस्टम को बड़े नेटवर्क में समाहित करती है, जहां सैटेलाइट, ड्रोन और समुद्र के नीचे से मिलने वाले डेटा को एक कमांड संरचना में जोड़ा जाता है। ये डेटा सेंटर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये सुरक्षित नेटवर्क के नोड्स हैं, जिनमें मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा और फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बैकअप पावर सिस्टम हैं। अब यह सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सीधे प्रशांत क्षेत्र के काम करने से जुड़ा है। सरकार का अरबों खर्च करना एक साफ संदेश है, अमेरिका कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ेगा। वो सैन्य खर्च एक और काम भी कर रहा है। ये एक अलग तरह का ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन सैन्य रणनीतिकारों से नहीं, अरबपतियों से। जब सुरक्षा का स्तर सुनिश्चित हो जाता है, पूंजी उसे क्षेत्र नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे जैसा समझती है। गुआम कुछ अनोखा पेश करता है जो कहीं और नहीं मिलता। अमेरिकी झंडे के तहत मिलने वाली सुरक्षा, मजबूत डॉलर और पारंपरिक टैक्स हेवन से बेहतर टैक्स छूट, ये सब एक ही जगह पर मिलते हैं। तकनीकी रूप से पैसा अमेरिकी जमीन नहीं छोड़ता, पर व्यवहार में वो ऐसे ढांचों से घूमता है जिससे IRS के लिए उसे उसका तुरंत पता लगाना या उस पर कर लगाना कठिन हो जाता है। ये मिरर कोड से जुड़ा है, जो अमेरिकी टैक्स सिस्टम की नकल करता है, लेकिन पैसा स्थानीय रहता है। गुआम भारी टैक्स छूट दे सकता है, कभी-कभी दशकों तक 100% तक। ये डील मुख्य भूमि अमेरिका में नहीं मिलेगी। स्थानीय सरकार के लिए ये काफी सीधी है। कर राजस्व छोड़ो ताकि अरबों की नकद जमा और हाई एंड विकास परियोजनाएं आकर्षित हों, जिन्हें संघीय अनुदान फंड नहीं देगा। अरबपतियों और कंपनियों के लिए यह एकदम सही कानूनी खामी है। तकनीकी रूप से पैसा अमेरिकी जमीन पर ही रहता है। इसे अमेरिकी अदालतों से सुरक्षा मिलती है, जिससे ये विदेशी सरकारों और स्थानीय भ्रष्टाचार से सुरक्षित रहता है। साथ ही यह पैसा ऐसे टैक्स सिस्टम में है जो संपत्ति की सुरक्षा के लिए बना है, और इससे एक खास तरह की वित्तीय रणनीति बनी है, जिसे कैप्टिव इंश्योरेंस कहते हैं। कॉरपोरेशन यहाँ अपनी खुद की इंश्योरेंस कंपनियां बनाते हैं, प्रीमियम को मुख्य भूमि पर बिजनेस खर्च के रूप में लिख देते हैं और टैक्स में लगभग कुछ भी नहीं चुकाते। ये कानूनी है और बड़ी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। अब कुछ मध्यम व्यवसाय और उद्यमी भी इसमें शामिल हैं। हालांकि ये अभी भी सख्त नियमों और कड़ी नियामत निगरानी के तहत संचालित होता है, न कि सीधी कानूनी खामी की तरह। एक घरेलू अमेरिकी बीमा संरचना माने जाने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों और टैक्स हेवन की जांच से बच सकता है। उन्हें वही फायदे मिलते हैं, पर बिना नकारात्मक प्रचार के। निवेशक अपने शेयर बाजार के मुनाफे को स्थानीय परियोजनाओं में लगाते हैं, जैसे कि लग्जरी अपार्टमेंट या फैक्ट्रियां, और अपने फेडरल टैक्स बिल को टाल देते हैं या पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। फेडरल सुविधा और स्थानीय टैक्स छूट मिलाने पर बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट का टैक्स रेट लगभग 0 होता है। ये निवेशक केवल उन्हीं संपत्तियों को निशाना बनाते हैं जिन्हें सेना द्वारा सुरक्षा मिली होती है। तमनिंग या डोडाडो जैसे इलाकों में कीमतें पूरी तरह से स्थानीय आमदनी से अलग हो गई हैं। अधिकांश निवासियों की आय नहीं बढ़ी, जबकि संपत्ति बाजार लगातार बढ़ रहा है। दुनिया में ऊंची महंगाई और कमजोर मुद्राओं के दौर में अमेरिकी सेना की संरक्षित जमीन का मालिक होना सरकारी बॉन्ड से ज्यादा सुरक्षित है। फिलीपींस के SM ग्रुप ने आक्रामक रूप से वे जमीनें और व्यावसायिक स्थान खरीदे जो पहले स्थानीय बाजार के लिए महंगे थे। वे सामान्य होटल चलाने की योजना नहीं बना रहे हैं, वे बस इस जमीन का इस्तेमाल अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। सच में यह पूरी तरह से समझ में आता है। निवेशक वही सैन्य खतरे देखते हैं जो जनरल देखते हैं। वे मानते हैं कि भारी रक्षा उन्नयन पाने वाला एक अमेरिकी क्षेत्र वैश्विक संकट में संपत्ति छुपाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है।
इसी द्वीप पर तनी वही मिसाइलें वजह हैं कि अरबपति अपना पैसा यहाँ ला रहे हैं। अमीर निवेशक अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, जबकि आम लोग इस सैन्य प्रेरित अर्थव्यवस्था से दबाव में हैं। सेना अपने ठिकानों के अंदर हजारों घर बना रही है, लेकिन आने वाले सैनिकों की तादाद का असर फिर भी स्थानीय कस्बों तक पहुंच रहा है। सैन्य कर्मियों को स्थानीय हाउसिंग मार्केट में प्रवेश पर लगभग $2,500 प्रति माह का संघीय आवास भत्ता मिलता है। सरकारी पैसा किराए की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है और सैन्य किराएदारों को स्थानीय परिवारों की तुलना में उन्हीं घरों के लिए ज्यादा बोली लगाने की ताकत देता है। एकल परिवार वाले घर की औसत कीमत 2026 की शुरुआत में $4,52,000 से ऊपर चली गई। स्थानीय मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, नर्सें और सरकारी कर्मचारी के पर अब यह हिसाब बैठता ही नहीं। घर का मालिक बनने का सपना अब रक्षा बाजार की लॉजिस्टिक्स को समर्थन देने के लिए छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जो मूल्य इसकी रक्षा करता है वही इसे निशाना भी बनाता है। आधुनिक युद्ध में दुश्मन अरबों तभी खर्च करता है जब लक्ष्य हटाने से विरोधी की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाए, और चीन अपनी मिसाइलें सीधे इस छोटे प्रशांत द्वीप की ओर तान रहा है। DF-27 मिसाइल को खास तौर पर इसी जगह को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। रक्षा विशेषज्ञ इसे गुआम मारक कहते हैं। ये 2500 मील तक उड़ सकती है और परमाणु वारहेड ले जा सकती है। ये ज्यादा तेज है, ये नीचे उड़ती है, ट्रैक करना मुश्किल है और पारंपरिक मिसाइल रक्षा को चकमा देने के लिए बनाई गई है। यही विरोधाभास है। जैसे जैसे यह द्वीप खतरनाक होता है, इसकी कीमत बढ़ती है। इससे निपटने के लिए अमेरिका $8 अरब की मिसाइल रक्षा प्रणाली बना रहा है, जो द्वीप पर कई अवरोधन प्रणालियों को जोड़कर बहुस्तरीय सुरक्षा कवच बनाएगी। ये कई मिसाइल बैटरियों को एक कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ता है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जब दुश्मन की दर्जनों मिसाइलें एक साथ चारों ओर से आएं, तो उन्हें रोका जा सके। अमेरिकी करदाता एक ही द्वीप के ऊपर अब तक बने सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा कवच के लिए धन दे रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्में जब यहाँ डेटा सेंटर्स या शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती हैं, तो वे ऐसे रक्षा कवच में काम करती हैं जिसकी लागत आसपास की अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा होती है। सेना द्वीप की सुरक्षा करती है और यही सुरक्षा निजी पूंजी को हटाना और भी मुश्किल बना देती है। यहीं पर दाव इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी द्वीप का महाशक्ति की अग्रिम पंक्ति बनना वहां के लोगों के लिए हमेशा कीमत चुकाने जैसा रहा है। गुआम भी इसमें अपवाद नहीं। वैश्विक शक्तियां और अरबपति यहां आ रहे हैं, जबकि पुराने निवासी अपना नियंत्रण खो रहे हैं। स्थानीय चामोरो लोग यहाँ की लगभग 35% आबादी हैं। उनके ऐतिहासिक भूमि अधिकार सीधे सैन्य आवश्यकताओं से टकरा रहे हैं। उनके पास राजनीतिक ताकत सीमित है और आर्थिक रूप से वे पीछे छूटते जा रहे हैं। गहरी जड़ों वाले लोगों का घटनाओं पर सबसे कम नियंत्रण है और ये सब रडार डोम्स के नीचे की जमीन पर हो रहा है। सैन्य विस्तार प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है। 2011 में नौसेना ने स्थानीय संरक्षण अधिकारियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे कागजी कार्रवाई कम हो गई और ऐतिहासिक भूमि को खाली कराना आसान हो गया। मगुआ में लाइव फायरिंग रेंज बनाने के लिए टीमों ने हजारों ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वस्तुएं खोदकर नष्ट कर दी। बुलडोजर 4000 साल पुराने जंगल समतल कर रहे थे ताकि राडार डोम्स के लिए जगह बन सके। सबसे बड़ी लड़ाई तारागुए बीच पर हो रही है। स्थानीय समूह प्रेटाई लिटेकियान सेना को खुले में पुराने बम उड़ाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। वे उत्तरी गुआमलेंस एक्विफर के ऊपर बनाए गए नए शूटिंग रेंजों का भी विरोध कर रहे हैं। यह भूमिगत जल भंडार द्वीप को 80% साफ पीने का पानी देता है। रसायन चट्टानों से जल्दी रिस सकते हैं और जलापूर्ति नष्ट कर सकते हैं। द्वीप अलग थलग होने से एक्विफर खोना विनाशकारी होगा। इस विस्तार ने द्वीप को ऐसे पदानुक्रम में बांट दिया जिसे किसी ने नहीं चुना। सबसे ऊपर है सैन्य औद्योगिक तंत्र, जिसे असीमित फंडिंग और संघीय सुरक्षा प्राप्त है। स्थानीय मध्यम वर्ग रक्षा ठेकेदारों की तनख्वाहों से बड़ी महंगाई झेल रहा है। सबसे नीचे मार्शल द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया और पलाऊ से आए हजारों प्रवासी हैं, जो कठिन कम वेतन वाली निर्माण नौकरियां करते हैं और पूरे तंत्र को चलाए रखते हैं और एक ऐसी मिसाइल शील्ड के नीचे रहते हैं जो उनके लिए नहीं बनी थी। 2026 की घटनाएं द्वीप की भविष्य के किसी भी युद्ध में सटीक भूमिका को तय कर देती हैं। एयर और मिसाइल डिफेंस योजना को कानूनी मंजूरी मिल गई है और पहले ठेके
तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए निवेशकों के लिए सस्ते में खरीदने का समय खत्म हो गया है। सेना द्वीप पर एक मरीन लिटोरल रेजिमेंट तैनात करने की योजना बना रही है। वॉशिंगटन इस द्वीप को एक बैकअप बेस के रूप में नहीं, बल्कि एकदम अग्रिम मोर्चा मानता है। अगर अमेरिका एशिया में सैन्य ताकत बनाए रखना चाहता है, तो उसे इस 30 मील के चट्टानी टुकड़े को जरूर रखना होगा। सरकार अगले 10 साल में बुनियादी ढांचे पर अरबों खर्च करेगी। कोई भी भविष्य का राष्ट्रपति ऐसा निवेश नहीं छोड़ेगा। जिस द्वीप को अमेरिकी नजरअंदाज करते हैं, उसी के लिए बाकी दुनिया संघर्ष कर रही है। वॉशिंगटन ने वहां कंक्रीट डाला और रडारों को जोड़ा। बीजिंग ने हाइपरसोनिक मिसाइलें प्रोग्राम कर जहाज फिलीपीन सागर भेजे और वहां के मूल निवासियों को हजारों मील दूर से बनाई गई एक विशाल सैन्य शतरंज की बाजी के परिणामों से निपटना पड़ता है। जो भी अगले 50 वर्षों तक इस द्वीप पर कब्जा रखेगा, वही प्रशांत महासागर पर नियंत्रण करेगा। यही वजह है कि गुआम वह जगह है जहां अगला शक्ति संतुलन तय होगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।